वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने जनरल एंट्रीज में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया है वो सारे हमारे एडजस्टमेंट में आते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी हम फाइनेंशियल डेटा हमारे पास था और हमने उसकी पूरी प्रोसीजर ली और प्रोसीजर करते समय हमें ट्रायल बैलेंस हमारे पास आया। अब ट्रायल बैलेंस से हम बना रहे हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम कब बनाते हैं? 31 मार्च को बनाते हैं, अपने एंडिंग ईयर को बनाते हैं। हो सकता है कोई 31 दिसंबर को बनाता हो। तो जब हम एंड में अपने फाइनेंशियल डेटा की हेल्प से फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं, तब कुछ एंट्रीज हमारे समझ में आती हैं कि भाई ये एंट्रीज हैं जिनको हमने छूट गई हैं या लास्ट मोमेंट पे हुई हैं, तो अब हम उनको वापस से तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते। मतलब जनरल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस तक तो हम ला नहीं सकते हैं, तो उसे हम फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट में रख देते हैं कि ट्रायल बैलेंस रहेगा और नीचे आपके लिखे रहेंगे एडजस्टमेंट। तो वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं और उनका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी अकाउंटेंसी डुअल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। हर एक ट्रांजेक्शन का ड्वेल इफेक्ट होता है, तो वही ड्वेल इफेक्ट हमें एडजस्टमेंट के थ्रू करना होता है। वो क्या होता है वो आज हम समझते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? 31 मार्च में जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था या परचेज था, उसे सबको सेल करने के बाद जो स्टॉक बचा है वो हमारा होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हम कैलकुलेशन लास्ट में ही कर सकते हैं। तो लास्ट में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके दो ट्रीटमेंट हमें देने होंगे कि वो दो कौन से अकाउंट है जहां वो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो इन तीन में से कहीं दो तो जाएगा ही ये अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग में आप क्रेडिट साइड जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम है, आज नहीं तो कल ये सेल होगा ये स्टॉक और हमें इनकम जनरेट होगी। तो ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है। क्यों एसेट साइड? क्योंकि ये एसेट है, हमारे पास अभी ये मनी अवेलेबल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कैश में। स्टॉक को हम कन्वर्ट करेंगे कैश में, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होंगी, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी व्हाट इज दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? कि जो हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक्सपेंस करने चाहिए थे पर हमने किए नहीं। हो सकता है कि हमें किसी को सैलरी देनी हो और हमने नहीं दी, वेजेस पे करनी हो और हमने नहीं की। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे आएंगे कहाँ? देखिए, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब हमारे ट्रेडिंग में जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जाते हैं P&L अकाउंट में, डेबिट साइड। तो जो भी रिलेटेड है, अगर आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस आपकी कहाँ चली जाएगी? ट्रेडिंग में चली जाएगी। जो जितना अमाउंट आपका वेजेस का लिखा है, जैसे 10,000 आपका वेजेस का लिखा है और आउटस्टैंडिंग हो रह गई आपकी अभी 1,000, तो आप क्या करोगे? 10,000 प्लस 1,000, तो आपकी टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी? 11,000। इसी तरीके से सैलरी, अगर आपकी 5,000 आपने पे की है और आपको 1,000 आउटस्टैंडिंग है तो उसे भी प्लस करेंगे। मतलब हमें करंट ईयर में देना था और हमने नहीं दिया है तो उसको हमें ऐड करना होगा। अब ऐड तो करना होगा पर ये हमारी क्या हुई? लाइबिलिटीज हुई, क्योंकि अभी अभी दिया नहीं है, देना है, तो हम इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड लिखेंगे। चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, दोनों को आप बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटीज साइड लिखेंगे। ओके, नाउ इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें करंट ईयर में करना नहीं था पर हमने कर दिया। आपसे किसी ने सैलरी एडवांस में ले ली, आपको 12 मंथ्स की देनी चाहिए थी, आपने 13 मंथ्स की दे दी, 1 मंथ की एडवांस में सैलरी दे दी, मतलब आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया। इंश्योरेंस का आपको 12 मंथ्स का पे करना था अमाउंट, आपने क्या किया? 13 मंथ का कर दिया, तो ये प्रीपेड हो गया, मतलब पहले से पेड कर दिया हमने। तो इसका कहाँ होगा ट्रांजेक्शन? इसका जो भी हेड है आपका, चाहे वो डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हो, ट्रेडिंग में हो या आपका
P&L में हो उसमें से माइनस होगा, क्योंकि आपको करना नहीं था और आपने एक्सपेंस कर दिया है। क्लियर? अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है प्रीपेड याद रखने का, कि हम क्या करते हैं मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं। अगर हम प्रीपेड, एक सर्विस होती है प्रीपेड की, पहले बैलेंस डलवा लो फिर उसको खर्च कर लो। आउटस्टैंडिंग कि भैया अभी आपने क्या किया है कि आपके पास बैलेंस नहीं है, पूरी आपको सर्विस लेनी है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, आपने कोई भी इनकम अर्न तो कर ली है पर आपके पास अभी रिसीव नहीं हुई है, पर वो हो जाएगी इन फ्यूचर। तो वो आप क्या करोगे, जो भी आपका इनकम का होगा, इनडायरेक्ट इनकम हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो उसमें हम ऐड कर देंगे और ये एसेट है हमारी, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, अभी हमने काम नहीं किया और एडवांस में हमें वो इनकम मिल गई है, तो हम इसे कहाँ करेंगे, जिस भी हेड में मिली है उसमें से माइनस कर देंगे और लायबिलिटी साइड लिख देंगे, क्योंकि अभी हमें इसे काम करना बाकी, अभी हमने किया नहीं है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम लेते हैं या व्हीकल लेते हैं, तो क्या आज हमने जो लिया है जिस अमाउंट में, क्या वो अमाउंट में ही रहेगा, हम सेल करना चाहेंगे तो क्या उस अमाउंट में कर सकते हैं, नहीं। जब हमने परचेस किया उसमें डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो गया। रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो हमारी कहलाती है डेप्रिसिएशन, हरास। तो ये हमें लॉस है, तो लॉस कहाँ है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन। और जिस भी एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लगाया है, जिस भी एसेट में लगाया है उसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे मशीनरी के ऊपर 10% लगाया तो मशीनरी का 10% मशीनरी के अकाउंट में से माइनस कर देंगे। प्लांट या बिल्डिंग में अगर हमने कुछ लगाया है 12% लगाया, तो 12% कैलकुलेशन करके, जैसे आपका क्या है, कैलकुलेशन किया और उतना अमाउंट आपने क्या किया, P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया और जो मैन हेड था उसमें से माइनस कर दिया। जैसे बिल्डिंग आपके पास सपोज 10,000 की है और उस पर 10% आपने कैलकुलेशन किया, तो 1,000 आपका डेप्रिसिएशन आया, आपने P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया और यहाँ पर 10,000 में से माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। बैड डेट, बैड डेट्स क्या होते हैं हमारे, बैड डेट्स होते हैं हमारे डेटर्स। डेटर्स सबसे पहले आप समझिए कि डेटर्स क्या है, हमारे डेटर्स वो है जिन्हें हमने सेल किया था क्रेडिट में, राम श्याम मोहन लिख रहे थे ना, हम सेल कर रहे थे, तो वो सब हमारे डेटर्स बन गए। बहुत सारे लोगों को हमने क्रेडिट में किया, क्योंकि बिजनेस हमारा कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। तो जब हमने क्रेडिट में किया कि अभी उनसे हमें पैसा लेना है, अभी हमने नहीं लिया, ऐसे करके 1 लाख रुपीज के हमारे डेटर्स बन गए। अब उसमें से हो सकता है कि 10% या 1% आपका नहीं पे कर रहे हो, तो वो अमाउंट बैड डेट, मतलब जिनका ये डिसाइड हो गया ये वापस नहीं करेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि वो हमारा लॉस है और डेटर्स में से वो माइनस कर देंगे। देखिए हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट हो रहा है। P&L अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे और डेटर्स में से माइनस करेंगे। नाउ इज क्लियर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखिए डेटर्स कि हमें ओवरऑल उनसे पैसा लेना है, बैड डेट्स की भाई 5%, 10% या कुछ अमाउंट ये हमें नहीं देंगे, ये क्लियर हो गया, वो बैड डेट्स है कि जिनका हमें क्लियर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भाई कुछ अमाउंट हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये देंगे शायद हमें नहीं देंगे, तो हम उनका एक प्रोविजन बना लेते हैं कि 10% पर पर्सन हमें नहीं देने वाले हैं, तो वो 10% डेटर्स का हमने कैलकुलेशन किया, उसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखा और डेटर्स में से माइनस कर दिया। क्लियर, मतलब हमने डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस किए, बैड डेब्ट्स में से जो अमाउंट आया उस पर कैलकुलेशन किया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का, अगर आपको बैड डेब्ट्स ऑलरेडी दिए हैं तो आप उसे माइनस कीजिएगा, फिर प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट आया उसे आप P&L अकाउंट में लिखेंगे और बाकी का आप उसमें से माइनस कर देंगे, डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। नाउ इज क्लियर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या होता है कि जब हमें डेटर्स पैसा नहीं देते हैं तो हम उन्हें एक प्रोविजन देते हैं कि भाई आप हमारा पैसा टाइम पर वापस कर दो, हमारा जो भी कैश आपसे हमें लेना है आप करिए, अगर आप इस ड्यूरेशन में करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे।
तो डिस्काउंट हम जो दे रहे हैं कि भाई हमारा कैश हमें रिटर्न करो, तो वो एक तरीके से हमें लॉस ही तो हो रहा है ना, क्योंकि हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें ये अमाउंट वापस करो, तो इतना हम आपको कम कर देंगे। तो वो जो लॉस हुआ है वो आपका कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, और डेटर्स में से माइनस होगा। रिसीव फ्रॉम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब जिस तरीके से हम कह रहे हैं डेटर से कि भाई हमारा पैसा वापस कर दो, इसी तरीके से क्रेडिटर्स हमसे कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो। तो अगर हमें उनसे कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो हम क्या होगा, हमें प्रॉफिट है, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है कि भाई इतना पैसा आप कम दे दो पर हमें पैसा दे दो, तो वो प्रॉफिट हुआ है, तो वो हम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। और क्रेडिटर्स जो हमने P&L अकाउंट में लाइबिलिटीज साइड लिखा हुआ है उसमें से हम उनको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई बार क्या होता है कि जो हमने कैपिटल ली हुई होती है वो कैपिटल का हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। अब हम जब इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल का, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, और कैपिटल में हम प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। उससे क्या होता है कि हमारा कैपिटल का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि अब हमने इंटरेस्ट भी दिया है, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमें बिजनेस से अमाउंट निकालने की बढ़ गई है। सपोज कि हमने शायद सिर्फ 10 लाख रुपीज हमारा कैपिटल था, पर हमने उसमें 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इंटरेस्ट हमने एक्सपेंसेस किया और प्लस कर दिया कैपिटल में से। तो अब मुझे अपने बिजनेस से कितना निकालना है, अब 11 लाख रुपीज मुझे अपने बिजनेस से निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ गई है, मेरी लाइबिलिटीज है, तो ये लाइबिलिटी साइड आप लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर कई बार हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब हम पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से एक्सपेंसेस है, और आपका ये माइनस होगा कहाँ पर, कैपिटल में। ओके, थैंक यू वेरी मच।